अब बीजेपी वाले आपको दफ्तरों में देखा गया है, बीजेपी नेताओं के साथ आपको देखा गया है, तो क्या बीजेपी से किसी ने आपको वो बोला है कि हाँ आनंद जी आपको हम टिकट देंगे? आईपीएस में क्या ऐसी दिक्कतें आई कि जो आपको अब रिजाइन देना पड़े? तो मेरी जवानी जो हो वर्दी में गुजरे, वो मैं आज भी चाहता। आस्क एनी एस्पिरेंट कि आईएएस क्यों बनना चाहते हो, आईपीएस क्यों बनना चाहते हो। नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ हैं बिहार के एक वो आईपीएस जिनको असम का सिंघम कहा जाता है। जी हाँ, आज हम हैं आनंद मिश्रा के साथ जो अभी पटना में हैं, और हम आज आपसे बात करने आए हैं। आईपीएस बनना हर बिहार, यूपी या कोई भी क्षेत्र की बात करें, कोई भी स्टेट की बात करें, तो हर बच्चों का सपना होता है आईएएस आईपीएस बनना। क्या सोचे थे कि आईपीएस बनना है? क्यों मतलब आईपीएस बनने की तरफ आप बढ़े थे? ऐसा मुस्कान जी कि छोटे से ही लाइक आई वाज इन क्लास 3 जब आई रिमेंबर मुझे पुलिस बनना था। आईपीएस नहीं पता था, पुलिस बनना था। और समहाउ थोड़ा एक होता है ना, नेचुरल एप्टीट्यूड होता है कुछ लोगों का कि एक पर्टिकुलर टाइप का लाइफस्टाइल है, पर्टिकुलर टाइप का रिएक्शन या चीज़ों से तो वो इज जस्ट एन एप्टीट्यूड। जो 3rd से और 8th तक आई वॉज एक्चुअली लिविंग अ कॉप्स लाइफ। बच्चा था बट कहीं पे प्रॉब्लम हुआ मैं बीच में पहुंच जाऊँ ठीक कराने। जो कमज़ोर है उसका साइड ले लिया, जहाँ पे होता है आई विल बी प्ले द रोल ऑफ द जज कि कौन सा ठीक है, कीपिंग ट्राइंग टू कीप हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। ये सब चीज़ों का हम कर रहे थे। उसके बाद इट वॉज इन क्लास 8 जब आई रियलाइज व्हाट इज आईपीएस। तब पता चला मुझे आईपीएस के बारे में कि मैं बोला पुलिस बनूंगा। तो लोगों ने पूछा पुलिस में क्या बनोगे? देन आई ट्राई टू फाइंड आउट क्या क्या होता है पुलिस में, क्या बनेंगे। पुलिस तो पुलिस होता है। देन उसके बाद जब मुझे आइडिया मिला मेरे पिताजी के थ्रू एक्चुअली कि वो कभी गए थे एक एसपी के ऑफिस में, तो फिर आके ही वाज टॉकिंग वेरी हाई अबाउट द एसपी, यंग मैन, है ना, क्या टशन से आता है, सब सैल्यूट करते हैं, खाकी में जवानी हो तो वैसी हो, दैट्स यूथ। तो ये सब चीज़ें सुन के लगा यार पिताजी को इतना अच्छा लग रहा है, ही इज फीलिंग प्राउड ऑफ दैट। मे बी अगर मैं कर पाता हूँ तो आई विल मेक हिम प्राउड एंड फील गुड अबाउट इट। तब से हुआ कि पुलिस तो बनना ही था, अब आईपीएस बनेंगे। तो उसके बाद ही फिर शुरू हुआ और वो सिलसिला। एंड देन फाइनली तभी से डिसाइड कर लिया था, क्लास 8th स्टैंडर्ड में था मैं कि आईपीएस बनना है, एंड देन जस्ट गॉट थ्रू इट। कौन से अटेम्प्ट में आप आईपीएस? अटेम्प्ट तो मेरा फाइनल था, लेकिन आई हैड क्वालिफाइड ऑन ईच वन, बट आई वाज वेटिंग फॉर आईपीएस ओनली। जैसे आईपीएस आप बन गए, आईपीएस में क्या ऐसी दिक्कतें आई कि जो आपको अब रिजाइन देना पड़ गया? ऐसा क्या, मतलब ऐसा होता है क्या कि मंत्री के अंदर इतना प्रेशर होता है कि जो आप काम करने जो उम्मीद लेके आए थे कि आईपीएस बन के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो हो नहीं पाया? वो रीजन जानना है। राइट, मतलब मुस्कान, ये ना हमारी सोसाइटी का एक नेगेटिव अप्रोच है कि कुछ प्रेशर हो तब छोड़ता है। इट्स नॉट द पुश। मुझे कोई पुश नहीं था कि सिस्टम से बाहर निकला, मुझे एक बाहर में पुल था जिसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। सो मुझे अपने आईपीएस, आई स्टिल, इफ आई एम रीबॉर्न, अगर मैं फिर से जन्म लूं तो शायद मैं फिर से एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहूंगा, टू स्टार्ट माई करियर एज टू मेरी जवानी जो हो वर्दी में गुजरे, वो मैं आज भी चाहता हूँ हमेशा। तो इट्स नथिंग कि देयर वाज नो रॉन्ग। अगर आप मेरा रिकॉर्ड्स देखेंगे तो आई हैड बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आईपीएस ऑफिसर्स। इन फैक्ट करियर वाइज अगर आप देखेंगे तो आई हैव ऑलवेज बीन इन गुड प्लेसेस, वर्कड वेल, अचीव्ड अ लॉट। तो जो एक आईपीएस ऑफिसर अपनी करियर में अचीव कर सकता है, लगभग सब कुछ अचीवमेंट है मेरा। एक आईपीएस ऑफिसर के लिए डीजीपी बनना सबसे वो एक एम होता है कि भाई अगर हम आईपीएस बन रहे हैं या आईएएस बनते हैं तो चीफ सेक्रेटरी तक जाए, और आईपीएस बनते हैं तो डीजीपी तक जाए। जो पोस्ट में होता है आदमी उसका बेस्ट टू बेस्ट अचीव करना चाहता है। आपका अभी बहुत सर्विस रह रहा था, बहुत यंग है, तो बीच में छोड़ने का रीजन थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री अगर हम लोग को मिल पाए? यस, सेटिस्फैक्ट्री। देखिए मैं बताता हूँ, आस्क एनी एस्पिरेंट कि आईएएस क्यों बनना चाहते हो, आईपीएस क्यों बनना चाहिए। कोई नहीं बोलेगा आपको चीफ सेक्रेटरी बनना था या डीजीपी बनना था। कोई बोले डीएम बनना है और एसपी बनना है। सपना एक आईएएस आईपीएस का इतना ही होता है। अंदर आने के बाद जब वो प्रोफेशनली जानना शुरू करता है, वो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट में आता है, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट बनता है, तब वो सोचने लगता है अच्छा ये क्या है, ओके ये भी है, फिर वी हैव टू वर्क ऑन दैट। उसके लिए अब सब कौन बनेगा नहीं बनेगा वो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट फ्रेम। बट मैं जो सपना लेके चला था, बिलीव मी, आई हैड ऑलवेज थॉट ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर लीडिंग द फोर्स ऑन द ग्राउंड। मैं डीजीपी का सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था। आई हैड ऑलवेज, मे बी एसपी वाज द बिगेस्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आया होगा। और हर एस्पिरेंट का पता लगा लीजिए, कोई नहीं बोलेगा कि डीजीपी बनना इसलिए आईपीएस बन रहा हूं, मैं चीफ सेक्रेटरी बनना इसलिए आईएएस बन रहा हूं। तो दिस इज वन। दूसरा, मेरे छोड़ने का रीजन है कि मैं एक बहुत ही आई बिलीव इन अ वाइब्रेंट लाइफ।
तो आई एम नॉट लिमिटेड टू अ जॉब, मैं सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। और अगर आईपीएस अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में जाता है तो उनको पता है कि उनका लिमिटेड होता है, आपको किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, प्रेशर आपको, तो इसके लिए नॉलेजेबल होंगे। राइट वेरी मच। तो मैंने कब बोला कि मैं प्रेशर से छोड़ा, कोई प्रेशर ही नहीं था मुझ पे। मैं जिले में एसपी था, बढ़िया काम कर रहा था, सारे रिवॉर्ड अवार्ड मिले, राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला, और मुझे और चाहिए क्या लाइफ में। आई हैव गॉट एवरीथिंग जो एक आईपीएस का करियर दे सकता था। देयर वाज नो प्रॉब्लम विथ मी। मैं कोई ऐसा नहीं कि शंट हो गया था, कहीं साइड पड़ा था इसलिए छोड़ दिया नाराजगी में, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी। द पॉइंट वाज आई वांटेड टू डू सोशल सर्विस। मैं ग्राउंड पे, क्योंकि मेरा हमेशा एक रहता है कि मैं एज एन आईपीएस मैं सिर्फ खुद को चमक रहा हूं, मेरे आसपास वाले लोगों को चमका रहा हूं। व्हाट एम आई गिविंग बैक टू द सोसाइटी पर से एट लार्ज, है ना। लिमिटेशन होता है, आप सोचिए, आप एक स्कोप छोटा होता है कि आईपीएस ऑफिसर होके आप कितने लोगों को और किस हद तक आप काम कर सकते हैं, इवन फॉर आईएएस फॉर दैट मैटर। आपका डिस्क्रिप्शन या आपका पॉलिसी मेकिंग में किस तरह का योगदान होता है। आप देश चलाने के जरूर पार्टिसिपेट करते हैं, देश बनाने में आपका कोई योगदान मेजर डायरेक्टली नहीं होता है। तो ये जो देश चलाने से देश बनाने का जो ट्रांजिशन है, उसकी तरफ मैं आना चाह रहा था। मैं सोशली डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर काम करना चाहता हूं। आई हैव माई विजन वेरी क्लियर, आई नो व्हाई आई एम हियर, और मैं ये जो एक कन्विक्शन लेके आया हूं यहाँ पे काम करने के लिए सोशली, आई वॉन्ट टू सी माई एरिया ग्रो। मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी बिहार शाइन। जब 2047 में जो टारगेट लेके मेरे मन में जैसा है, भारत एक स्थिति हासिल करेगा जहां वो राष्ट्र गुरु के रूप में शायद वहां पे पहुंचे, तब बिहार का क्या रोल होगा उसमें, तो वो जो बिहार का चरित्र पुनर्निर्माण होगा, तो उसमें मेरा भी रोल होना चाहिए। आई शुड नॉट बीन ऑन लुकर कि मैं नौकरी कर रहा था, एक आई वाज इन अ जॉब एंड दैट वाज, लोग कहेंगे कि भाई तुम तो जॉब कर रहे थे, दैट वाज मैंडेट, तुम्हें तो सैलरी मिलता था, तुम कर रहे थे, तुम्हें क्या अलग है, हाँ, तो तुम यू आर नॉट काउंटेड। मैं वो चीज छोड़ के आना चाहता हूँ। लाइफ वॉज कंफर्टेबल। आज के बाद मैं बताता हूँ, आपने जो कहा ना, आफ्टर एसपी लाइफ कंफर्टेबल होती है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी जब बनेंगे, आपकी लाइफ कंफर्टेबल होती जाएगी। आई हेट कंफर्ट, मुझे कंफर्ट नहीं चाहिए। आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी लेड एट टेंटर हुक्स, जहां पे हमेशा चैलेंज होते रहे, हमेशा आपको आपके कन्विक्शन को टेस्ट किया जाए, हमेशा आपको अपोजिशन फेस करना पड़े, सिर्फ लड़ते हुए, जुझारू होते हुए आगे बढ़ते रहे। जीने का मजा दर्द को सहने में है। सबसे कंफर्टेबल तो मुर्दा होता है, मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए। दैट्स वाई मैं आया हूं यहाँ पे। तो आप ये मानते हैं कि जो पॉलिटिशियन वाला लाइफ है, जो पॉलिटिक्स वाला लाइफ है, वो ज्यादा बेटर है ब्यूरोक्रेट्स? नहीं, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। पहले बताऊं कि पॉलिटिक्स कैन बी वन ऑफ माई ऑप्शन, इट इज नॉट द रीजन फॉर विच आई हैव लेफ्ट। आई वॉन्ट टू डू सोशल सर्विस। अगर मुझे इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं से मिल जाए, अगर मुझे यूनाइटेड नेशंस अगर बना दे बिहार का चीफ, मुझे क्या प्रॉब्लम है यार, मैं सोशल सर्विस करूंगा, मुझे क्यों बनना है एक छोटा सा। तो उस तरह से माई ऑप्शंस जो है मैं सारे खुले रखा हूं। पॉलिटिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। यस, पॉलिटिक्स जो आपने कहा डेफिनेटली ज्यादा जुझारू होता है इसका काम, पॉलिटिक्स का काम ज्यादा चैलेंजिंग होता है। वहां पे आपको सिर्फ इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो आईक्यू हाई होने से नहीं होता, आपका इमोशनल क्वेश्चन पे बहुत हाई होना पड़ेगा, और समवेयर एक बैलेंस होना जरूरी है, जहां पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ पुल्स एंड पुशेस मिलेंगे, जहां पे हर आदमी का इंटरेस्ट है, हर आदमी चारों दिशाओं में खींच रहा है, और वहां पे आपको उसमें समन्वय लेके आना है, सबको साथ लेके चलना है। ये एक बहुत बड़ा चारित्रिक बल चाहिए पॉलिटिक्स में रहने के लिए। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो अनफॉर्चुनेटली जब लोग वो चारित्रिक बल में कमजोर पड़ जाते हैं ना, तो मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। तब वो जो पॉलिटिक्स को जो गंदा कहते हैं ना, वो गंदगी करना शुरू करते हैं, कि उनकी लाइफ कंफर्टेबली वो चीज में, दैट्स अ पॉलिटिक्स फॉर पावर। But I am not a person who support politics for power. Politics is an opportunity to do social works, to start the development agenda जो है, उसका जो narrative है और उसका जो execution है। तो politics सिर्फ मात्र एक माध्यम हो सकता है। Politics is not the end कि मुझे ये power दे दो, position दे दो, and life ends there. After 5 years again I'll come back and ask for the same thing. तो इसलिए my mindset is very clear. I am searching an opportunity, a platform to do social service. मैं इंडिविजुअली, अगर मुझे देखिए कोई पॉलिटिक्स में सपोज चांस नहीं मिलता है, कोई एनजीओ मुझे चांस नहीं देता, तो आपको क्या लगता है मैं दुखी हो जाऊं? बिल्कुल नहीं। मैं छोटे लेवल पे काम करूंगा, मैं हो सकता है झोला लेके काम करूंगा एज अ सोशल वर्कर, बट आई विल वर्क। मैं जिस काम के लिए आऊं वो काम मैं करता जाऊंगा। मैं हर उस बंदे के सपोर्ट में और साथ में खड़ा हूं जिसको लगे कि मैं उसके किसी काम आ सकता हूं।
एक बात तो आनंद मिश्रा जी ने माना है कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और वो दिख भी सकते हैं पॉलिटिक्स में। अच्छा, सूत्रों की माने तो सुनने में आ रहा है कि आपने बक्सर की सीट के लिए भाजपा से लड़ने वाले हैं, बक्सर की सीट के लिए रिजाइन दिए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए ये चीज़ है कि ये लोगों का कंजेक्चर्स होता है ना, जब आप कुछ करते हैं तो लोग पॉइंट्स जोड़ना शुरू कर देते हैं। दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस। ये भी मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है ऐसा, बट इसके लिए नहीं आया हूँ। मैं बताया मैंने आपको, मैं झोला लेके भी सोशल सर्विस करने को तैयार हूँ, मैं वापस नहीं जा रहा। आई एम हियर टू स्टे, आई एम हियर टू वर्क। इसमें सच्चाई है क्या कि बक्सर से आनंद मिश्रा दिखेंगे? नहीं, ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता ना। अगर आपका मन है क्या बक्सर से लड़ने का? मैं डेफिनेटली अगर ऐसा मौका होता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बक्सर से बहुत बड़े नेता है भाजपा के अश्विनी चौबे, और उनको अगर पॉलिटिक्स के फील्ड में अगर टक्कर देना की बात आए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अगर आपको पता हो तो। मैं बताऊं, मैं ना कन्फ्रंट करने वाले टाइप का नहीं हूं इसमें। मैं बताया ना, मैं हैव अ पॉजिटिव एजेंडा। मैं लोगों के लिए आ रहा हूं, ना मैं किसी पार्टी के लिए आ रहा हूं, ना मैं किसी नेता के लिए आ रहा हूं, नहीं आई हैव एनी एजेंडा टू फाइट विद समवन, है ना। बल्कि जो बड़े लोग हैं वो तो हमारे लिए गार्जियन होंगे ना। दे विल बी लाइक ब्लेसिंग अस, टेलिंग अस कि भाई कैसे बढ़ना है, कैसे काम करना, अगर इफ एट ऑल इवन सोशल कामों में, है ना। जो बड़े हैं वो तो हमको मार्गदर्शन देंगे, तो उनसे मेरा कभी फाइट हो, ये तो मतलब पाप है सोचना भी कि मेरा किसी के साथ कोई फाइट हो सकता है। नेवर एवर, है ना। हम बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं हम लोग, है ना, बस उसी धरती के बच्चे हैं, तो इसलिए हम वहां से शुरू करना चाहते हैं। एक पेड़ का जो छाया होता है ना, वो बहुत ही वृहद हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका जो तना है एक ही जगह जाके स्टेम उसका लगता है, रूट्स। तो मेरा रूट मेरे क्षेत्र में रहेगा, मैं जहां से हूं, मैं क्यों कहीं और जाऊं, है ना। मैं जहां से हूं तो नेचुरल ना, घर गए उनका बेटा हूं, मैं वहीं जाऊंगा। मैं यहां से जाके मध्य प्रदेश में उछल कूद मचा दूं तो फिर तो वो तो एक नौकरी करने जैसे ही हो जाएगा। मैं ऑलरेडी असम में था, तो बाकी जगहों पे काम किया हूं। सो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए जो खिंचाव है, मैं बताऊं आपको, मैं जिंदगी के इतने साल जो बाहर रहा हूं ना, तो वो जो पैशन अपनी मिट्टी के लिए, अपने घर के लिए, वो आप सोचिए कितने गुने मैं, कितना मल्टीप्लाइड वो पैशन लेके आया हूं। कि अब जो टाइम बचा उसमें मुझे ये बाकी साल जो वेस्ट हो गए, वेस्ट मतलब कि यहाँ के लिए नहीं कर पाया, अब उसको एक, हाँ, बिहार के लिए, हाँ, तो मेरा एनर्जी यहाँ के लिए तो वेस्ट है, मैं यहाँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो तो कहेंगे कि तुमने किया भाई बाहर के लिए, मेरे लिए क्या किए हो, तो उनके लिए तो मैं वेस्ट हूं। तो ये जिस तरह से कहा जाए वेस्ट हो गया, तो अब उसकी भरपाई करने के लिए मुझे डबल ट्रिपल ताकत में, मे बी अगले 5-10 साल में, आई हैव टू डू अ लॉट जो मैं कर सकता हूं, और उसके बाद अगेन आई विल गो। तो आप ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए ब्यूरोक्रेसी एक सीढ़ी बनता है, क्योंकि अचानक से आना और पॉलिटिक्स में इतना बड़ा ठोकना कि नहीं मैं तो जा सकता हूँ, या इतना डायनेमिक सोच रखना, तो आप मानते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर बन के नेतागिरी में जाना मतलब एक सीढ़ी है? नहीं, ये एक स्ट्रांग सीढ़ी है ना? स्ट्रांग सीढ़ी है, क्यों? क्योंकि जिसमें काबिलियत हो वो उसको ही काम मिले, है ना। और यूपीएससी का दरवाजा सबके लिए खुला होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि यूपीएससी सबके लिए। तो आप यूपीएससी नहीं क्वालिफाई कर लिए, इसलिए यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले को क्यों दोष देना है भाई? हाँ, मेरिट को आप नीचे क्यों खींच रहे हो? मेरिटोरियस है, उसने अपने आप को प्रूव किया, एक बार प्रूव किया, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 10 बार करेगा, उसमें मेरिट है। आपके पास भी, आप भी कर लीजिए, यूपीएससी क्वालिफाई करिए। एंड वन मस्ट नॉट थिंक लाइक दैट। क्या होता है कि हर ब्यूरोक्रेट पॉलिटिक्स की तरह ग्रेविटेट नहीं होता है, मे बी फ्यू परसेंट, 5% पीपल, 95% अभी भी ब्यूरोक्रेट है। तो ये अच्छी बात है अगर पढ़े लिखे लोग जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अक्यूमेंट जिनका शार्प है, ऐसे लोग जिनको एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है, उनको पता है कि किस तरह से बैलेंस आउट करना है, किस तरह से सरकारी प्रोसेस और पॉलिटिकल जो जरूरत है, नीड्स है, उनको साथ मिला के बैलेंस करके काम, तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज द बेस्ट पर्सन टू लीड इफ नीडेड ना। तो मुझे लगता है हमेशा कि ऐसे लोग आएंगे अगर सिस्टम में, तो वो कुछ अच्छा लेके आएंगे, वो कुछ लेने के लिए नहीं आएंगे, कुछ देने के लिए आएंगे। दे विल कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द सिस्टम। तो जो बच्चे ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, उनके मन में दोनों इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे आपको आइडल जो मानते हैं कि अरे ये तो नेता बन गया, और जो सच में जाना चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? ये देखिए, ये नेगेटिव सोच है। अगर कोई ऐसा सोचेगा अरे ये तो नेता बन गया, इसने 13 साल जो अपनी जिंदगी की जवानी दे दिया, ये सोचना है। एंड ही इज कमिंग विद समथिंग मोर, ही इज कमिंग विद समथिंग ह्यूज लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि अगेन पब्लिक सर्विस, जॉब छोड़ा है, सर्विस थोड़ी छोड़ा है, तो इट इज जस्ट लाइक दैट। तो लेट्स सी, आई थिंक दैट शुड बी अ रीजन इनफ कि आप अपने आप को पहले यूपीएससी में प्रूव करिए, उसके बाद आप वो काबिलियत हासिल करते हैं कि आगे आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, जो यूपीएससी का बच्चे एग्जाम देते हैं, अब जो पैटर्न है 2011 से और अभी तक बहुत बदल गया है, बहुत टफ हो गया है। तो जो बच्चे होता है ना कि सेकेंड अटेम्प्ट के बाद छोड़ देते हैं कि अब हम क्या करेंगे, तो उनके लिए क्या करना चाहिए उनको? राइट, इसके लिए इनफैक्ट पहला क्वेश्चन, हाँ देखिए, टफ
जो होता ना, कभी भी यूपीएससी टफ नहीं था, कभी भी इजी नहीं था। आई मीन क्या होता है यूपीएससी, जब जिस तरह के पढ़ाई का स्टैंडर्ड होता है ना, उस हिसाब से ही यूपीएससी अपने आप को अडाप्ट कर लेता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि जिस तरह से स्टैंडर्ड चेंज होता है, सोसाइटी के नीड्स चेंज होते हैं, जॉब के जो मेंटल फ्रेम की जो ज़रूरत है वो चेंज होता है, उस हिसाब से यूपीएससी अपने को मॉड्यूलेट करता है। तो जो पुराने वाले थे उनको लगता है टफ है, जो नए पढ़ते पढ़ते ही आपके फ्लो में आता है वो टफ नहीं होता है। तो ये पुराने वालों से नहीं बात करना है ये सोच के कि वो बता दे कि टफ है, इट्स नॉट टफ। दूसरा होता है कि किसी अटेम्प्ट के बाद अगर रुकने का जो चीज़ होता है, यही तो टेस्ट करता है यूपीएससी। यूपीएससी इज नॉट ओनली अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, यूपीएससी इज अ टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, पर्सनालिटी, कैरेक्टर, चरित्र का टेस्ट होता है यूपीएससी, कि आप में दृढ़ता कितनी है, आप कितना संबल रख सकते हैं, आप खराब या टूटी हुई परिस्थितियों में कैसे खुद को संभाल के आगे बढ़ सकते हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यही करना होता है। तो ट्रेनिंग आपकी लबासना या एनपीओ में नहीं शुरू होती है, ट्रेनिंग आपके डेस्क पे शुरू हो जाती है जब आपने सोचा है कि यूपीएससी के लिए हम तैयारी करेंगे। अच्छा, यूपीएससी का जो टेन्योर होता है, आपको कितना टाइम मतलब लगा था, साल कितना स्पेंड किए थे यूपीएससी क्रैक करने में? नहीं, वो तो लाइक मैं क्योंकि ब्रेक करके किया था, मैं डायरेक्टली किया ही नहीं। मैं ऑलरेडी मैं जस्ट आफ्टर कॉलेज मेरा स्टेट सिविल सर्विस क्लियर हो गया था, और वो बाई फ्लूक हो गया था, मैं सोचा भी नहीं था ये क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बस मैं देना भी नहीं चाह रहा था। मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तू दे ले, मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ यूपीएससी देना। बोलता इतना अपने को 30 मार्क खान तुम समझते हो गए, हाँ, कि तुम दोगे हो जाएगा। मैं कहा क्या नहीं, मैं होता ना कि एक आदमी का होता है कंसिस्टेंसी, कि नहीं मुझे एक मछली की आंख दिख रही है वही करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं दिग्भ्रमित नहीं होना है, मुझे अपना फोकस लूज नहीं करना है। तब मैंने, उसने कहा मॉक टेस्ट दे के समझ ले, तो मैं एक्चुअली आई रोट इट लाइक मॉक टेस्ट। मुझे पता नहीं होता था कल पेपर क्या चीज़ का है, और जब एग्जाम रिजल्ट आया तो आई क्वालिफाइड। आई वाज लाइक माई सेल्फ शॉक्ड। वो बंदा बताओ मुझे पे यकीन नहीं कर रहा था, उसको लगता पक्का सेटिंग किया होगा ये, हाँ इसका कैसे हो गया। तो जब यूपीएससी क्वालिफाई किया तब उसको लगा नहीं लगता है मेरिट तो है तुझ में, तभी तब क्लियर किया था और अब क्लियर किया है। तो इट वाज लाइक दैट। तो इसलिए इट्स नॉट अबाउट ईयर्स। मैं 2005 से जॉब में हूँ, स्टेट सिविल सर्विस में, और 2011 में मैंने यहाँ पे यूपीएससी क्लियर किया। लेकिन इन बिटवीन आई वाज लाइक एक बार दिया 3 बार नहीं दिया, तो उस टाइप से। और मैं कंटिन्यूअसली ऐसा नहीं था कि बैठ के घर में बैठ के प्रिपेयर कर रहा हूँ। आई वॉज वर्किंग ऑन द ग्राउंड में, फील्ड में कार्यरत था। अच्छा, जैसे आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनका एकेडमिक्स बहुत फ्लरिश रहता है, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं तो क्या उनको भी यूपीएससी के लिए सोचना चाहिए? आपको यकीन मानिए नहीं, ब्रिलियंट नहीं होते हैं। मैं बताया ना, ये सिर्फ आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ना, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मतलब कि आपने पढ़ाई तैयारी अच्छे से नहीं की है शुरू से, तो आपको मे बी 1 से 2 साल लगेगा। 1 साल नहीं 2 साल लगेगा। लेकिन मेरा क्या था, मैं बोला क्लास 8 से सोच लिया था, मेरी तैयारी क्लास 8 से शुरू हो गई थी। तो मैं क्लास 10th और 12th को दिमाग में रख के पढ़ता ही नहीं था। मैं पढ़ता था इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में आएंगे, तो मैं यूपीएससी करते करते ये सब निकल गया बीच में अपने आप से। मेरा फोकस कभी नहीं था कि मुझे टॉप करना है, ये करना, मुझे बस ग्रेजुएट होना है, क्योंकि उसके बाद यूपीएससी देना था। तो इस फोकस से आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, मैं कोई बहुत बड़ा तोप मार का वैसा टाइप का स्टूडेंट नहीं था। और जो भी बच्चे कमजोर रहे हैं, रिजल्ट्स खराब हुआ है, इवन ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ये चांस उनके पास भी बराबर का है। आप जब जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले भी बच्चे हैं, अलग अलग मीडियम्स होते हैं, अलग अलग जो रीजनल मीडियम है उससे एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, और बड़े बड़े IIM IIT से पढ़े वाले बच्चे, एम्स के डॉक्टर, लंदन के बैरिस्टर्स, ये भी आपके साथ कॉम्पिटिशन करते हैं। यूपीएससी इज अ ग्रेट लेवलर। वहां पे आके वो जो सब बराबर हो जाते हैं, बशर्ते आपने तैयारी के नाम पे जो आपने तैयारी की है, वो अगर आप 1 या 2 साल जो भी लगता है, अगर आपने उसको अच्छे से किया, बिलीव मी, आप एकदम बराबर लेवल पे आ सकते हैं। इसमें घबराने सोचने की बात नहीं। हम सब जब क्वालिफाई होते हैं, हम जब लवासना में जाके एक दूसरे से मिलते हैं तो यही देखते हैं कि अरे भाई साहब, ये तो बैरिस्टर था यार, लंदन से पढ़ा है, ये तो IIM अहमदाबाद का प्रोडक्ट है, ये तो IT दिल्ली का प्रोडक्ट है। और हमें लगता है यार हम तो ऐसे किसी छोटे से कॉलेज से हम तो ग्रेजुएशन करके आए थे, फिर भी वहां पे कैसे निकले फिर। तो यानी डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली द टेस्ट ऑफ जो मैंने बताया नॉलेज या कुछ वो तो एक बेसिक चीज है, बाकी आप कैसे पेश करते हैं चीजों को ना, ये आपका चरित्र जो होता है, जो आपका कैरेक्टर होता है, उसको दर्शाता आपका लिखने का क्वालिटी स्टाइल। मैक्सिमम लोग कहां छेड़ते पता है, वो जो स्टैंडर्ड आंसर लिखेंगे, जो सबने कोचिंग इंस्टीट्यूट ने नोट दे दिया, हमने वहां से पढ़ा, वहां छाप दिया। तो जो एग्जामिनर पढ़ता सब पढ़ता, अच्छा ये भी यही, ये भी यही, सबको 10 में से 6, 10 में से 6, 10 में से 6, और एक पढ़ता अभी तो कुछ अलग लिखा है, ये क्या लिखा है, वो देखता है बंदा, इसमें उसका कैरेक्टर समझ में आ रहा है कि ओहो ये चीज को ऐसे समझता है ये लड़का, तो उससे वो समझ में आता है कि इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ये जो इसने लिखा है, ऐसा लड़का को आना है। जो पॉइंट से उसने वो भी कवर किया, लेकिन लिखने का तरीका इसका मजेदार है, ही गेट्स 8 आउट ऑफ इट, वो होता है क्वालिफाई। तो ये बच्चों को समझने की आपकी जो ओरिजिनल झलक है उसको मेंटेन। मेरा पहला वाला पता इंटरव्यू खराब हो गया था यूपीएससी में। क्यों हुआ था, मैं एक जगह कोचिंग में चला गया था मॉक टेस्ट लेने,
इंटरव्यू का। गया, भाई साहब बताया, भाई तुम थोड़ा ज्यादा सर हिला रहे हो, तुम ज्यादा हाथ हिला रहे हो, तुम मुस्कुराते ज्यादा हो, है ना, तो इसको ऐसे मत बोलो, उसको वैसे मत बोलो। अब मैं जब पहुंचा इंटरव्यू में एकदम सीधा बैठ गया, फिर सोच रहा हूँ, जैसे पूछा मैडम ने कि आप आए, अच्छा आनंद जी आप कैसे पहुंचे यहाँ पे, तब हम सोचे कि बताया था कि उनके क्वेश्चंस को सीरियसली लेना है, बहुत गहराई से वो क्वेश्चंस करते हैं। मैं चला गया गहराई में, मैं पूछ रहा हूँ, पूछे आप कैसे पहुंचे, तो ये हमारा बहुत हार्ड वर्क था, माँ बाप का आशीर्वाद था, भगवान की कृपा, है ना। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा मतलब ऑटो से आए, ट्रेन से आए, इट वाज सच ए सिंपल क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कि एक मैं मॉक में जाके मेरा ओरिजिनलिटी लूज हो गया। बिलीव मी, आई डिड नॉट क्वालिफाई जस्ट फॉर दैट, यू नो, आई गॉट वेरी पुअर मार्क्स इन माई इंटरव्यू। हाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं ओरिजिनल नहीं था। दूसरी बार मैं सैटरडे तक जॉब में था, मंडे मेरा इंटरव्यू था, संडे ट्रैवल किया, मंडे सीधा बोर्ड में और जाके, एंड इट वाज अ फैंटास्टिक इंटरव्यू, एकदम बिंदास हंस के मुस्कुरा के इंटरव्यू देके आया बढ़िया से, एंड गॉट सेलेक्टेड। ऑर्गेनिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सिर्फ इंटरव्यू नहीं, लाइफ में भी ऑर्गेनिक रहना इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक चीज लंबा नहीं चलता है, यू नो, आप देख लीजिएगा, ऑर्गेनिक रहिए, बिंदास रहेंगे और अच्छा रहेंगे। अब आप उस यूनिफॉर्म से हट चुके हैं, तो बिहार को लेकर एक सवाल हम करना चाहेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने पार्टी बदली है, वापस भाजपा के साथ आए हैं, 9वीं बार सीएम बने हैं और 6वीं बार पार्टी बदल के गए हैं। आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, इस तरह का पॉलिटिकल जो यू नो समीकरण है, जिस तरह से अगर कोई सरवाइव करता है या कोई इस तरह की चीज़ों से होते हुए भी एक बैलेंस बिहार में है, तो ये शायद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, मैं मानूंगा, यू नो, कि इस इतने उथल पुथल में भी एक मैच्योर्ड, क्योंकि बिहार की जनता को ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ रहा है, वो जो हो रहा है वो तो ऊपर ही हो रहा है। तो नहीं तो पूरा सरकार बदल गया, सरकार गिर गया, ये सब जब ज्यादा होने लगता है तब जनता को भी प्रॉब्लम होता है। तो मैं तो इसको बिहार की पॉलिटिकल मैच्योरिटी मानता हूं। इसको देखने में और मे भी कहने में, थोड़ा सा ड्रामेटिकली बोलने में ऐसा साउंड करेगा जो आप बोल रही है, पलटना या उलटना, जो भी, बट मैं इसको एज अ पॉलिटिकल मैच्योरिटी मानता हूं हर पक्ष से। मैं सिर्फ मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, बाकी हर पक्ष से एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि भारत की, ये बिहार की जनता को किस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती रहे। तो इसके लिए जो भी समीकरण बदलता है, चेंज होता है, तो आई एम सीइंग अ ब्राइट फ्यूचर इनफैक्ट बिहार के लिए, कि मुझे दिखता है कि यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं ये मैच्योरिटी है, जो शायद बिहार फर्स्ट वाली बात रहती है कि पहले बिहार को रखते हैं और बाद में देखते हैं कि भैया कौन कहाँ रहेगा, बनेगा नहीं बनेगा। कुछ नेता का नाम लेना चाहेंगे आप? खाली एक वर्ड में बताइएगा, आप उनको कैसे देखते हैं? चिराग पासवान एज ए यंग मैन, यंग इंटेलिजेंट पर्सन, इतना ही है। तेजस्वी यादव वो भी यंग है, ट्राइंग टू बी इंटेलिजेंट, यू नो। कन्हैया ना, ही इज अ वेल रेड पर्सन, काफी अच्छा पढ़ाई लिखाई किए हुए, बात को अपनी अच्छी तरह से रख सकते हैं। अश्विनी चौबे इज अ वेरी ब्राइट पर्सन, काफी सीनियर है एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड, यू नो, एंड सीजन्ड पॉलिटिशियन। गिरिराज सिंह डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, हाँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है और ही इज गिविंग गुड लीडरशिप टू द स्टेट। लास्ट लालू प्रसाद यादव, वो भी, उनके भी अपने एक्सपीरियंस रहे हैं, बट शायद कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट में थोड़ा सा मिसमैच आ गया है। अब बीजेपी वाले आपको दफ्तरों में देखा गया है, बीजेपी नेताओं के साथ आपको देखा गया है, तो क्या बीजेपी से किसी ने आपको वो बोला है कि हाँ आनंद जी आपको हम टिकट देंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को नेतृत्व करने का भाव कभी आता है अगर किसी में, तो उसको किसी के आश्वासन पे नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। और अगर किसी के आश्वासन पे चाहता है, दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहता है, तो उसको नेतृत्व मिलना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं नहीं कहूंगा कि मुझे किसी ने कोई आश्वासन दिया है, किसी ने कहा है कि आप आगे बढ़िए। ये अंतरात्मा की पुकार है जिसने मुझे कहा था कि आगे बढ़िए। बीजेपी के लोगों के साथ देखने का रीजन हो सकता है क्योंकि मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, तो वैचारिक यू नो हमारी सिमिलैरिटीज जो हैं उसके चलते हमारे काफी मित्र हैं जो कि भाजपा में हैं। तो डेफिनेटली तो ये दिखना, यू नो, ये तो अगर, लेकिन कौन देख रहा पता नहीं, बट जिसने भी देखा हो, हाँ, तो ये यस आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ तो भाजपा के करीब ज्यादा दिखाई दूंगा। ये तो नेचुरल है, नॉर्मल है। भाजपा में हम देख सकते हैं भाजपा में आनंद मिश्रा को। मेरा अगर आप देखें पर्सनल लेवल पे एक इंक्लिनेशन देखिए, मैं नेचुरली भाजपाई हूँ और इसमें, हाँ, नेचुरल है, जो है वो है ना। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, है ना। एक किसी को प्यार करने का मतलब नहीं किसी से नफरत करना है, हाँ, लेकिन मैं नेचुरल, मुझे देखे तो मेरा जो अपना सोच है, मैं क्योंकि एक संघ बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं उसकी मेरी यू नो पूरी परवरिश ही, मेरा चरित्र गठन में संघ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, एक योगदान रहा है। तो ये मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन है कि भाजपा की तरफ जाएगा। तो आप सुन रहे थे, ये IPS आनंद मिश्रा हैं, जिनका अब
आईपीएस से जर्नी खत्म हो गया, अब नया जर्नी स्टार्ट किया है। इनका कहना है कि मुझे अब समाज सेवा करना है, मुझे लोगों के लिए ज़्यादा काम करना है, जो मैं वर्दी में उतना नहीं कर पा रहा था, अपने बिहार के लिए नहीं कर पा रहा था। तो अब ये पॉलिटिक्स में भी देखे जा सकते हैं और इसमें ये इनको कोई छुपाने वाली बात इनको नहीं लगी। इनका कहना है कि मुझे जहाँ से लोग मुझे आगे बढ़ाएंगे, जो अपॉर्चुनिटी दिखेगा लोगों के लिए करने का, वो मैं करूँगा। तब तक के लिए बने रहे। नमस्कार।